आज पीसीएस प्रबोध ग्रुप में हमें मेंटर करने के लिए आकाश जी हैं और इनकी रैंक 66 बीपीएससी में 13 आई है और इनका ऑप्शनल विषय पीएसआईआर है और इनका माध्यम इंग्लिश रहा है। तो आज हम लोग बेसिकली इनसे इनके ऑप्शनल विषय के बारे में जानेंगे, क्या चीज़ें इन्होंने क्या सोर्सेस फॉलो किए और क्या इनकी स्ट्रैटेजी रही है इस एग्जाम के दौरान। तो आकाश सर प्लीज आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, और इसके बाद कैसे क्यों आपने ये ऑप्शनल चुना और अपनी जर्नी इस ऑप्शनल के साथ शुरू से हमें बताइए। यस मैम। अगर मैम आपकी इजाज़त हो तो मैं पहले जनरल ऑप्शनल के बारे में दो तीन बातें रखना चाहूँगा कि बिल्कुल ऑप्शनल बिल्कुल का सर। अप्रोच क्या है। जी। हाँ। तो पहला तो बच्चों को बहुत डर रहता है ऑप्शनल सिलेक्शन में कि क्या ऑप्शनल सेलेक्ट किया जाए। जी। और मतलब ये है कि पहले बच्चे देखते हैं कि ये ऑप्शनल स्कोरिंग है या नहीं है, या बीपीएससी में क्या ट्रेंड चल रहा है उस ऑप्शन का, जी। वो देख के डिसाइड करते हैं। हम्म। पर ऑल्दो ये फैक्टर है एक, कि आप देखिए मार्क्स, मैंने भी नहीं देखा था, मैंने सेलेक्ट कर लिया, बाद में मेरे को पता चला कि पॉलिटिकल साइंस इज एन ऑप्शनल। हम्म। बीपीएससी में अगर पहले से मैं बीपीएससी फोकस रहता तो शायद मैं एक थॉट देता ऑप्शनल चेंज करने की। पर हम्म। सोलली ये फैक्टर नहीं है कि आप मार्क्स अगर एक सब्जेक्ट में किसी का हाई आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैथ्स में ही 290 आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप मैथ्स ऑप्शन लेंगे तो आपका 290 या 250 भी आएगा। जी मैथ्स ऑप्शन बिल्कुल। में एक देखा गया स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है कि 90 मार्क्स भी आए हैं बच्चों। तो ये ऑल्दो एक फैक्टर हो सकता है कि वो ऑप्शनल कितना मार्क्स दे रहा है बच्चों को, क्योंकि स्केलिंग तो होती नहीं है यहाँ पे। जी। पर सोनली ये फैक्टर नहीं आपको देखना चाहिए कि तो क्या कौन सा फैक्टर फिर आप देखें, तो वहां पे आता है आपका इंटरेस्ट, क्योंकि ऑप्शनल के साथ आपको जितना टाइम आप जीएस में दे रहे हैं, जो मेरा मेंस का प्रिपरेशन था, अगर बीपीएससी जितना टाइम मैंने किया प्रिपेयर मेंस का उतना बात करूँ, तो हम्म। जितना मैंने जीएस का टाइम दिया, दोनों जीएस 1 जीएस 2, उससे ज्यादा टाइम मेरा ऑप्शनल ले रहा था। क्योंकि हम्म। वहां पे आपको टिक करके रखना होगा, आपको सुबह शाम वही पढ़ना पड़ेगा। तो फिर आपको वो ऑप्शन वैसा लेना होगा जिसमें आपको इंटरेस्ट है और आप जी। समझ सकते हैं उस चीज को। हम्म। कई बार होता है कि कोई सब्जेक्ट नहीं जैसे कॉलेज में कोई सब्जेक्ट नहीं भी पसंद होता है, पर हम लोग पढ़ के उसको कैसे भी निकाल लेते हैं। और यहाँ पे हो सकता है अगर आपका अच्छा रैंक नहीं आए, आपको दोबारा पढ़ना होगा, उसको इम्प्रूव करना होगा। हो जी। सकता है कोई फंडामेंटल एरर आ जाए कि आपका ऑप्शन में मार्क्स ही ना बूस्ट हो, फिर आपको चेंज हम्म। करना पड़ जाए। तो वो सब अवॉइड करने के लिए सिर्फ सिंगल फैक्टर नहीं लें कि मार्क्स कैसा जा रहा है, आप ये भी फैक्टर इंक्लूड करें कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में। जी। तरह मैं बताना चाहूंगा कि बच्चे डर ही रहते हैं ऑप्शनल के लिए। हम्म। जनरल ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ पहले मैं, कि पूरा ऑप्शनल का सिलेबस कंप्लीट करना है और बहुत सारा सिलेबस ऐसे करके। पर मेरा ऑप्शनल का सिलेबस कंप्लीट नहीं था जब मैं मेंस लिख रहा था, और 60 to 70% ऑप्शनल ही मैंने कवर किया था। वो भी हम्म। मैं रिस्क रिस्क लेने के लिए ही, कि अगर गलती से फंस गया उसके लिए। नहीं तो मैं 40% ऑप्शनल भी करके अगर मैं जा रहा था, और उतने से ही पेपर आया था लगभग। अच्छा। क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है, हम्म। क्वेश्चन रिपीट होता है, और नहीं भी रिपीट हो तो आपको 6 क्वेश्चन आ रहे हैं एक सेक्शन से, आपको 3 ही अटेम्प्ट करना है, तो आपको जी। 50% क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है अगर। तो हम्म। आप पूरा सिलेबस क्यों करेंगे? आपको ऑप्शन जब दिया जा रहा है कि आप जो सेलेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन जितने भी आए हैं, और वो अलग अलग सेक्शन से होते हैं, जैसे उसमें भी कोई टॉपिक से है, फिर कोई टॉपिक से। ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक से 6 क्वेश्चन आ गए। तो अगर आपको जी। ये ऑप्शन है तो क्यों ही सेलेक्ट करें, हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करें, पहली बात। हम्म। दूसरी बात कि आपको एक क्वेश्चन पे 6 6 पेज आंसर लिखना है। तो जिस टॉपिक में आप कंफर्टेबल नहीं है, उस टॉपिक में आप कितना भी पढ़ लें, उसको 6 पेज लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी। तो जिस टॉपिक में आप कंफर्टेबल हैं उसको चूज करें। और फिर टॉपिक सिलेक्शन कैसे होता है, यहाँ पे फिर इम्पोर्टेंट ये रोल होता है कि कैसे कौन सा टॉपिक पढ़ें कौन सा नहीं पढ़ें। तो उसके लिए हाँ। प्रीवियस ईयर देखें, और कोई सीनियर्स है उनसे बात करें कि कौन सा सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे भी हाँ। मैं तो पॉलिटिकल साइंस का जानता हूँ, तो आगे पॉलिटिकल साइंस पे चर्चा होगी, तो फिर मैं बताऊंगा कि कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। तो जी। मैंने ऑलमोस्ट 40% सिलेबस करके गया था, और उसने उतने में मीन्स कंफर्टेबली हो गया था मेरा। अच्छा। Yes। जी। तो अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि आपने सेक्शन, जो भी दो अगर सेक्शन होते हो तो उसमें से आपने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़े थे, पूरा सिलेबस कवर करने की कोई जरूरत नहीं है। यस मैम, वो यूपीएससी में जरूरी है, क्योंकि वो जो एक क्वेश्चन में 3 सब पार्ट होते हैं, और वो सारे सब पार्ट अलग अलग सेक्शन के होते हैं। तो जी। वहां पे आप, अगर आपको होता है कि 2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं अच्छे से, लेकिन अगर तीसरा नहीं आ रहा है, तो वो आपको हम्म। एडवांटेज नहीं देगा। क्योंकि ऐसा हाँ। हो सकता है कि मीडियम मीडियम आप तीनों क्वेश्चन किसी और क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर लें। तो हम्म। वहां पे बच्चे फंस जाते हैं कि आपको पूरा सिलेबस करना होगा।
हाँ। लेकिन यहाँ तो ब्लैंकेट क्वेश्चन है जहाँ पे एक सिंगल क्वेश्चन आ रहा है एक टॉपिक ओके। पे फिर अलग आ रहा है। तो ओके। यूपीएससी में आपको पूरा आप छोड़ ही नहीं सकते कुछ भी, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जा रहा है तो आप उसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन करें। जी। फिर यहाँ पे आता है कि आपका टॉपिक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है हाँ। और थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एबिलिटी, हम्म। कि आप जो भी अपना स्ट्रेटजी है उस पर स्टिक कर रहे हैं और मतलब उसको ट्रस्ट कर रहे हैं कि ये सही हो जाएगा। जी। तो अच्छा, पीएसआईआर के लिए फिर आप कैसे, आपने क्या अप्रोच रखा, थोड़ा डिटेल में और बताइए। पीएसआईआर तो बेसिकली तो जब लक्ष्मीकांत पढ़ रहा था तो पॉलिटी में इंटरेस्ट जगा, तभी पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शन लेने का भी मन किया, अच्छा। क्योंकि काफी कंफर्टेबल था उस ऑप्शन में। दो हम्म। तीन ऑप्शन, तब मैं जनरल ये सब कुछ नहीं जानता था कि वो यूपीएससी में कौन सा बूम कर रहा है या बीपीएससी में कौन सा बूम कर रहा है। जी। तब जनरल सिर्फ एक ही फैक्टर की इंटरेस्ट किस में है। फिर हम्म। अगर सिलेक्शन की बात करें कि कैसे सिलेक्शन हुआ, जी। तो दो तीन में कंफ्यूजन था एज मतलब ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल। जी। फिर बाकी सबको एलिमिनेट कर दिया, फिर ये दो तीन में बच्चों को दो तीन में ही कंफ्यूजन रहता है एंड में। जी। तो फिर वहाँ पे आप बुक, मैंने तीनों का बुक मंगवा के देखा, सिलेबस देखा। हम्म। तो कुछ लोग प्रीवियस ईयर भी देखते हैं, मैंने बुक भी मंगवा लिया था ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जी। फिर वहाँ से मेरे को लगा कि ज़्यादा कंफर्टेबल पॉलिटिकल साइंस है, तो वैसे सिलेक्शन हुआ पॉलिटिकल साइंस अच्छा। ऑप्शन। जी। और फिर जर्नी की बात करें कि कैसा जर्नी रहा उस जी। ऑप्शन के साथ, जी। तो 170 मार्क्स आए हैं मेरे ऑप्शन में इस बार। जी। और वन कुछ लोगों से बात हुई तो 177 या 6 कह रहे हैं हाईएस्ट गया है। जी, वन ऑफ उससे द ज़्यादा पता नहीं हाईएस्ट। चल पाया। हाँ, लगभग। हाँ, उससे ज़्यादा पता नहीं चल पाया है। बीपीएससी में ये खराब मार्क्स है क्योंकि कई ऑप्शन में एवरेज बच्चे भी इतना स्कोर कर रहे हैं। तो 170 अगर आपको टॉपर का आ रहा है तो फिर जाहिर सी बात है कि अगर आप मीडियम में भी होंगे तो आपको 150 155 में काफ़ी डिसएडवांटेज रहेगा अगर ये एवरेज जा जी। रहा है किसी ऑप्शन जी। का। यस। तो तो अगर जर्नी की बात करें, हाँ अगर सिलेबस की बात करें, जी। तो पहले पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन में इंग्लिश मीडियम है मेरा, तो थोड़ा इंग्लिश मीडियम के बारे में ज़्यादा बता पाऊंगी। जी। हिंदी मीडियम वालों से थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, पर वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लें हिंदी मीडियम वाले की क्या रहेगा। हो सकता है जी। थोड़ा मटेरियल चेंज हो जाए बस, पर अप्रोच यही रहेगा मोर और लेस। बिल्कुल। तो पहले ज़्यादा पता नहीं था, तो एक शुभ्रा रंजन करके मैम है, उनका नोट्स आता है, जी। तो वो मैंने परचेज करा। और फिर वो क्लास नोट्स था, और हम्म। क्लास नोट से मैं ज़्यादा उतना इंटरेस्ट नहीं आ पाया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था उतना। हम्म। प्लस उसमें एक राइटिंग स्किल नहीं मेरा बन पा रहा था कि इसको अगर क्वेश्चन आता है किसी भी टॉपिक पे, ऑल्दो 6-7 पेज था, पर इसको लिख नहीं पा रहा था मैं कि कैसे इसको लिखा जाएगा। अगर हम्म। समझ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी नहीं आ रहा। ओके। तो फिर मैंने क्या करा, स्टैंडर्ड बुक पे स्विच कर गया था मैं। हम्म। स्टैंडर्ड बुक बहुत टाइम टेकिंग लगा मुझे, क्योंकि इंटरनेशनल ऑथर और नेशनल ऑथर का बुक पढ़ रहा था। तो हम्म। पहले बुक लिस्ट बता दूं, जो स्टैंडर्ड होता है जी। 4 सेक्शन हो गए। पेपर 1 सेक्शन ही इसमें पॉलिटिकल थियोरी आता है और कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स आता है। जी। तो इसके लिए बुक मैंने रेफर करा, हम्म। पॉलिटिकल थियोरी के लिए ओपी गौबा ओके। करके आता है, वो बुक काफ़ी पसंद आया मुझे। हम्म। उसमें भी सेलेक्टिव रीडिंग, जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है वही वही सेक्शन पढ़ा मैं। जी। फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए सुब्रत मुखर्जी पढ़ा था। अच्छा। इसी में बहुत टाइम लग गया, तो पर मैंने इंडियन पॉलिटिकल थिंकर का बुक खरीदा है, पर उसको पढ़ नहीं पाया क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग लग गया। तो फिर हम्म। डिसाइड किया था कि किसी एक नोट से कवर कर लूंगा मैं। अच्छा। फिर सेक्शन बी के लिए कुछ इंडियन पॉलिटी का वो सेक्शन है, तो जी। उसमें बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो कवर हो जाते हैं आपको लक्ष्मीकांत से, और जो आप GS2 कवर करते हैं पॉलिटी का उससे। अच्छा। अगर उसका एडिशन करना चाहें, कुछ टॉपिक जो है उसमें कवर नहीं होते, जैसे कास्ट हो गया, प्रेशर ग्रुप हो गया, हम्म। पार्टी पॉलिटिक्स हो गया, ये सब उसमें उतना डिटेल में कवर नहीं होता। उसमें जैसे स्टेट यूनियन हो गया, स्टेट हो गया, हम्म। ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ये सारे टॉपिक्स उसमें कवर हो जाते हैं। तो ये जी। जो बच गया, इसके लिए मैंने एक प्रताप प्रताप भानु मेहता सर की बुक आती है, वो रेफर करा था। अच्छा। और जो बहुत मोटी बुक है उसको ज्यादा नहीं कर पाए, पर स्टैंडर्ड बुक अगर मैं बता रहा हूँ तो हम्म। ज्यादा रेफर टू बी ऑनेस्ट नहीं कर पाया था। फिर पेपर 2 सेक्शन ए इंटरनेशनल थियोरी, रिलेशन की थियोरीज है, ओके। रियलिज्म क्या है, मार्क्सिज्म का थ्योरी क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन का। ओके। फिर नेशनल इंटरेस्ट, आइडियोलॉजी क्या क्या रोल प्ले करता है, हम्म। तो ये सारी थियरी है। तो उसके लिए एक एंड्रयू हेवुड की ग्लोबल पॉलिटिक्स की बुक आती है, या तो वो रेफर कर सकते हैं, या फिर एक जॉन बेलिस की बुक आती है, वो रेफर कर सकते हैं। मतलब दोनों बढ़िया बुक है, दोनों में अच्छा। से कोई एक रेफर कर सकते हैं। ओके। फिर सेकंड सेक्शन के लिए बुक जो है
पेपर 2 सेक्शन ए, तो उसमें इंडिया सेक्शन बी, सॉरी पेपर 2 सेक्शन बी, तो वो जी। इंडिया एंड वर्ल्ड है। हम्म। तो उसमें इंडिया का वर्ल्ड के साथ जैसे बायलेटरल रिलेशन क्या है, मेजर पावर्स के साथ क्या रिलेशन है, फिर जी। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या रोल है, फिर हम्म। यूएन, नैम, ये सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं, फिर मेजर पावर्स हो गए, फिर सेंट्रल एशिया, ये सारे टॉपिक्स। ओके। तो उसके लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर लो लेवल से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो राजीव सीकरी सर की एक बुक है, चैलेंजेस एंड स्ट्रैटेजी, वो रेफर कर सकते हैं। और एक अगर थोड़ा हाई लेवल पे जाएंगे तो डेविड मेलोन की एक बुक है, डज द एलिफेंट डांस। तो ये सारा स्टैंडर्ड बुक हो गया। जी। अगर आप ज्यादा मतलब इससे बाहर कुछ नहीं है, इससे बाहर कोई प्रिपेयर नहीं कर पाता, इसी में सेलेक्टिव कर लीजिए। अगर हम्म। नहीं कर पाए तो फिर वहां से फिर आप बच्चे नोट्स भी रेफर करते हैं वो हम्म। करने के लिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए अपना पढ़ने का, क्योंकि बहुत मोटी मोटी बुक है और अंडरस्टैंडिंग में। पर ये रेफर करना इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप कोई भी एक भी टॉपिक, एक भी सेक्शन का अगर एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो वहां से आपको ऑप्शनल राइटिंग स्किल पता चलेगा कि कैसे ऑप्शन लिखा जाता है। जी। अगर आप नोट्स कितना भी पढ़ लेंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि ऑप्शनल में जो कहते हैं कि ऑप्शनल का राइटिंग स्ट्रैटेजी और जो जीएस का होता है वो डिफरेंट होता है, तो वो हम्म। आपको तभी समझ में आएगा जब आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे नोट्स के अलावा। वो जी। हिंदी मीडियम का हो सकता है, थोड़ा बुक अलग हो, जी। वो उसके लिए माफी चाहूंगा मैं। पर आपको मैं ये करूंगा कि कोई एक बुक तो इनमें से पढ़ ही ले, तो हम्म। उसमें आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है जीएस और ऑप्शनल के आंसर राइटिंग स्किल में। ओके। फिर क्योंकि कुछ बुक पढ़ने के बाद थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया, नोट्स बना रहा था मैं स्टैंडर्ड बुक से, जी। उसके बाद सेक्शन के लिए फिर मैंने नोट्स रेफर कर लिया थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए अपना जी। प्रिपरेशन का। तो वनली आई एस करके है ओके। इंस्टीट्यूशन, उसका नोट्स ऑनलाइन मिल जाता है टेलीग्राम, उसका अच्छा। नोट्स मैंने प्रिंट आउट करवा लिया था। हम्म। फिर कुछ सेक्शन डायनेमिक होते हैं, वो थोड़ा चेंज होते रहते हैं, पर जैसे पेपर 1 सेक्शन बी और पेपर 2 सेक्शन ए, इसका नोट्स रेफर किया था मैंने वहां से। जी। काफी फ्रूटफुल लगा मुझे और मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑल्दो कोई ऐसा नहीं है कि वनली आई का मैं स्टूडेंट भी हूँ या फिर बात हुई है मेरी, पर जी। बहुत अच्छा नोट्स है और बहुत क्रिस्प है, आपको बिल्कुल मिल जाएगा वहाँ टॉपिक। अच्छा। तो ये तो बुक्स की बात हो गई। अब जी। अगर डायरेक्टली बीपीएससी पे आते हैं कि जी। बीपीएससी का क्या है, क्योंकि जी। यूपीएससी का तो डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो बीपीएससी में देखेंगे तो बताया मैंने 6 क्वेश्चन आते हैं और 3 अटेम्प्ट करना है। जी। तो अब इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं थोड़े बहुत, अभी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे रिपीट होते हैं। ओके। इस साल जैसे एक क्वेश्चन आया था कि एक मार्क्स फाउंडेड कम्युनिज्म इन केओस एंड अपलिफ्टेड इट टू अ मूवमेंट, ये एक हम्म। स्टेटमेंट था, पॉलिटिकल थिंकर, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर का एक स्टेटमेंट था। इसी को एक्सपेंड करके लिखना था कि इससे अब क्या समझ। ये क्वेश्चन जो था वो 56 से 59 बीपीएससी में, जब थोड़ा ओके। अलग पैटर्न था, जब हम्म। 4 सेक्शन की, मतलब अभी तो एक सेक्शन ए और सेक्शन बी आता था, पहले उसमें भी सब डिवीजन था जैसे यूपीएससी के टाइप में, जी। 4 सेक्शन में आते थे पेपर। तो हम्म। तब का वो क्वेश्चन था, वो तब क्वेश्चन पूछा गया था और डिट्टो वो स्टेटमेंट पूछा गया इस बार। अच्छा। तो ऐसे ऐसे रिपीटिशन होता है क्वेश्चन का। हम्म। तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, मैं बताऊंगा। और जो मैं कह रहा हूँ कि 40% 50% सिलेबस करके जाइए, वो आपको यहीं से समझ में आएगा और मैं बताऊंगा कि कैसे आप सिलेबस को फिल्टर करें। तो अच्छा। पहले तो जिससे अगर 6 क्वेश्चन होते हैं तो लगभग 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो पॉलिटिकल थियरी से आते हैं और 2 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से आते हैं। जी। यही देखा जाता है, कभी 3-3 हो जाता है, पर ऐसा नहीं कि इंडियन पॉलिटी के 4 क्वेश्चन आए। तो ओके। ज्यादा हैवी जो रहता है वो पॉलिटिकल थियरी वाला सेक्शन रहता है। हम्म। तो अब उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें भी 2 सेक्शन हो गए, एक तो पॉलिटिकल थिंकर हो गए और एक पॉलिटिकल थियरी हो गए। जी। तो अगर मैं थिंकर की बात करूं तो थिंकर में जैसे कि कुछ क्वेश्चन हैं वो रिपीटेड रहते हैं, या तो थिंकर कई सारे हैं, मतलब एक यूपीएससी और बीपीएससी में डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है कि हम्म। बीपीएससी का सिलेबस बड़ा है यूपीएससी। अच्छा। बहुत लोग को शॉकिंग लगेगा कि हाँ। बीपीएससी का सिलेबस बड़ा है यूपीएससी, जी। क्योंकि उसमें ज्यादा थिंकर्स हैं। पर ओके। प्रिपेयर आप करने जाएं स्ट्रेटेजिकली तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा, महीने में आप कर सकते हैं ऑप्शनल प्रिपेयर। ओके। लोग कहते हैं एलएसडब्ल्यू बहुत जल्दी कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं, जी। पर मेरे हिसाब से कोई भी ऑप्शनल आप बीपीएससी के लिए 2 महीने 3 महीने में कर सकते हैं प्रिपेयर, जी। अगर आपको कोई प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो। हम्म। ठीक है। तो फिर जैसे एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है, वो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, या आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट है, फिर उसको प्लेटो से कंपेयर करा। तो ये क्वेश्चन है, ये कई बार आया है 2-3 बार। या फिर एक क्वेश्चन है कि अब इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में हम लोग बात करें
तो जी। अर्थ कौटिल्य है एक इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, तो हम्म। उनका अर्थशास्त्र जो बुक है उसमें स्टेट क्राफ्ट का कॉन्सेप्ट दिया गया है। उसका क्वेश्चन इस बार भी आया था, एक अच्छा। मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आया होगा। अब जैसे फिर आपका हो गया हीगल है थिंकर, तो उनका टोटलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो ये आप मतलब 10 एक थिंकर जो बहुत फेमस है, मतलब ऑल्दो मैं काउंट करूं तो 30 के हिसाब से थिंकर हो जाएंगे, ओके। पर 10 एक थिंकर जो ज्यादा फेमस है हम्म। और उनके क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी में थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिए गेस करके। ओके। अब जैसे लेनिन का क्वेश्चन, लेनिन थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म, ये हम्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, पर ये यूपीएससी में सिलेबस में लेनिन नहीं है। हम्म। तो अब लेनिन मुझे खोजने में बहुत टाइम लगेगा कि लेनिन का मैं स्टैंडर्ड सोर्स मैं कहाँ से खोजूं। जी। तो ऑल्दो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, पर इसको मैं प्रिपेयर नहीं किया था कि अगर आएगा तो छोड़ दूंगा। और हाँ। लेनिन का क्वेश्चन आया भी इस बार अच्छा। कि लेनिन का क्या थियरी है इस चीज का, हम्म। ऐसा करके क्वेश्चन था। दो तीन और थिंकर थे जैसे रॉबर्ट माइकल्स और मॉरिस ड्यूबर्गर, इन हम्म। तीनों का कॉन्सेप्ट था पार्टी सिस्टम का। तो हम्म। ये तीनों थिंकर यूपीएससी में नहीं, तो मैं छोड़ के गया था कि कवर नहीं हो रहा है, आपको स्टैंडर्ड सोर्स रेफर करने में बहुत मेहनत लगेगी। हम्म। जो कवर कर रहा है आपको स्टैंडर्ड सोर्स मिल रहा है, या तो आप कोचिंग करते होंगे कहीं से तो आपको मिल जाएगा, पर आपको खुद से खोजने में थोड़ा मेहनत ज्यादा लग जाएगा। तो मैं पता था कि आ सकता है, पर छोड़ के गया था मैं कि करने में थोड़ा सा एफर्ट लग जाएगा। ठीक है। जी। और फिर अगर पॉलिटिकल थियरी की बात करें हम्म। तो उसमें लिबरलिज्म जो है वो बहुत फेवरेट टॉपिक है। अच्छा। कि लिबरलिज्म, अब लिबरलिज्म के ही दो तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं कि लिबरलिज्म का पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्या है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्या है। या हम्म। फिर क्वेश्चन आता है कि लिबरलिज्म, इक्वालिटी और जस्टिस, मतलब ये तीनों का क्या रिलेशन है। हम्म। मतलब लिबरलिज्म और इक्वालिटी कभी कैसे साथ में चल सकता है, कि ओके। कभी अगर आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो लिबरल कैसे हो जाएगा उसकी। हम्म। तो ये दो दो तीन तरह के क्वेश्चन है लिबरलिज्म से रिलेटेड, वो आते रहते हैं। ओके। और फिर इस बार एक नया क्वेश्चन आया पॉलिटिकल थियरी से, डेमोक्रेसी, जो कि यूपीएससी का बहुत फेवरेट है और हम्म। हर साल ही आ जाता है ऑलमोस्ट। कि पार्टिसिपेटिव और डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, फेमस जो है। जी। तो वो क्वेश्चन यूपीएससी का काफी फेमस है, और वो पहली बार डेमोक्रेसी का क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया। तो वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो अभी शायद डेमोक्रेसी भी हो सकता है आने लगे आने वाले टाइम। तो ये पेपर वन सेक्शन, मतलब सेक्शन वन का वो था। फिर जी। सेक्शन बी में अगर बात करें, पेपर हम्म। वन सेक्शन बी में जी। ये दो दो क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें मेजर तो एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता है कि बाकी देशों के क्या मतलब उससे पॉलिटिक्स से क्या ये रिलेशन है और क्या ओ, कंपैरिजन है। जी। तो उसके क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, तो हम्म। उसमें उसमें भी दो तीन तरह के क्वेश्चन ही आते हैं। पर ये बहुत फेमस, जैसे लिबरलिज्म बताया वैसे ही पॉलिटिकल सॉरी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बहुत फेवरेट टॉपिक है। अब उसमें ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, या फिर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है, या फिर एक दो और सब टाइप है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा। जी। तो उस तरह के ही क्वेश्चन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के रिपीट होते रहते हैं। हम्म। तो कुछ जो और एक दो लाइन और जो टॉपिक में है मैं बता देता हूँ। जैसे कास्ट इन पॉलिटिक्स है, इस बार आया था, और शायद पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। फिर है प्रेशर ग्रुप है, पार्टी सिस्टम है, जी। और फिर ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, हम्म। फेडरलिज्म। ये पांच छह टॉपिक बन गए। तो यही सारे जो पेपर वन सेक्शन बी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आ जाता है। अब जी। जैसे मैंने बताया लिबरलिज्म बता दिया या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बताया, उसी से दो तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। हम्म। तो आप वो टॉपिक अच्छे से ब्रॉडली कर लेंगे तो उसी में हो सकता है कि आपका चांस है कि ये वाला मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाए लिबरलिज्म, जी। या फिर लिबरलिज्म का जस्टिस से क्या रिलेशन है वो वाला क्वेश्चन आ जाए। तो वो आपका कवर हो जाता है। तो ज्यादा टॉपिक नहीं करा था मैंने, 6-7 टॉपिक करा था जो बहुत ज्यादा प्रोबेबल है जी। पेपर वन सेक्शन। ओके। तो यही बताया मैंने कि ऑल्दो इसमें अगर आप पेपर वन सेक्शन बी में देखेंगे तो हम्म। वहाँ पे पावर है, राइट्स है, आपका जस्टिस है, अलग से टॉपिक है सारे। तो ओके। ये सारे भी टॉपिक हैं, पर अगर वो बीपीएससी में नहीं आ रहा है तो उसका रेलेवेंस थोड़ा कम हो जाता है, तो उसको मैं हम्म। स्किप कर सकता हूँ, एक रीडिंग दे सकता हूँ मैं। हम्म। बाई चांस गलती से अगर फंस गया और बहुत मजबूरी हो गया लिखने में, तो जी। एक दो पेज लिख लूंगा, वो डिसएडवांटेज रहेगा। हम्म। पर जो प्रॉपर फोकस है वो जो हाई प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है उनके आने के, और उससे आ ही जाता है ऑलमोस्ट। ओके। तो इसी तरह से मैं सिलेबस फिल्टर करा प्रीवियस ईयर का देख कर। ओके। और जैसे अब आपका बी आर अम्बेडकर है इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, जी। या फिर आपका मनु है, तो हम्म। उनसे क्वेश्चन नहीं आया है कुछ सालों में।
तो अगर आएगा भी तो मैं उसको स्किप ही करूंगा, क्योंकि उतना अच्छा से याद नहीं हो पाएगा। तो उसको फिर मैं छोड़ता चला गया था कि ये टॉपिक मैं छोड़ता चला गया। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में अगर बात करें तो सिर्फ मैंने गांधी जी और कौटिल्य करके किया था, बाकी कोई 7-8 थिंकर हैं, बाकी मैंने किसी को नहीं देखा। और बिंदु हैं, आपके मनु हैं, आपके सैयद अहमद खान हैं, पर मैंने सिर्फ ये 2 टॉपिक करके किया। ओके। और आया भी अर्थशास्त्र ही आया। तो ऐसे आप मतलब 1/4 सिलेबस आप फिल्टर कर दिया, मान लीजिए इंडियन पॉलिटिकल, जी। और उससे क्वेश्चन बन जाएगा। फिर वही पेपर 2 की अगर मैं बात करूं, तो पेपर 2 में जी। थोड़ा सा डायनेमिक रहता है, आपको अपडेशन का जरूरत रहता है। और ये थोड़ा सा हो सकता है कि इवॉल्विंग है, कि हो सकता है कि नए क्वेश्चन आ जाएं इसमें, क्योंकि करंट का रिलेटेड है, इंडिया एंड वर्ल्ड का टॉपिक। पर अगर बात करें तो थोड़ा स्टैटिक टॉपिक भी है इसमें। तो पेपर 1 सेक्शन ए जो है ये थोड़ा स्टैटिक टॉपिक है। तो इसमें एक बहुत पहले मैं पेपर मतलब ये जो सेक्शन बी है इसके बारे में बताऊं। 65th बीपीएससी में इस सेक्शन से 6 क्वेश्चन थे। तो 3 क्वेश्चन थे इस तरह से कि फॉरेन पॉलिसी की क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, और क्या इसका मतलब फॉरेन पॉलिसी के बारे में, और इसका आइडियोलॉजी और नेशनल इंटरेस्ट का क्या रोल रहता है फॉरेन पॉलिसी। एक ये क्वेश्चन था इससे पिछले वाले बीपीएससी में। फिर सेकंड क्वेश्चन था नैम का क्या रेलेवेंस है अभी। और थर्ड क्वेश्चन था इंडो चाइना पे था, और मतलब थोड़ा सा स्टेटमेंट याद नहीं आ रहा मुझे, पर इंडो चाइना पे। और सेम यही 3 क्वेश्चन मतलब किसी और फॉर्म में बेशक हो सकते, और ये सेम 3 टॉपिक 66 बीपीएससी में भी पूछे गए हैं। अच्छा। कि फॉरेन पॉलिसी की क्या डिटर्मिनेंट है, और मतलब ये वाला क्वेश्चन तो डिट्टो कॉपी पेस्ट है कि फॉरेन पॉलिसी के क्या डिटर्मिनेंट है और नेशनल इंटरेस्ट और आइडियोलॉजी का क्या रोल है। ये तो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। फिर नैम वाले क्वेश्चन में उसका सिग्निफिकेंस भी पूछ लिया कि पहले सिग्निफिकेंस मतलब थोड़ा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस आप बताएंगे, और उसके बाद रेलेवेंस पूछा है। तो ये थोड़ा ब्रॉड क्वेश्चन हो गया नैम का। और फिर तीसरा क्वेश्चन इंडो चाइना में पूछा था कि ट्रेड वॉर जो हो रहा है उससे यूएस और इंडिया का क्या रिलेशन, जो चाइना और यूएस में ट्रेड वॉर हो रहा है उससे यूएस और इंडिया में क्या रिलेशन में फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा, उस तरह का क्वेश्चन। तो मोरलेस इंडो चाइना तो रहा ना। तो अगर यही देख लेते 65th बीपीएससी का भी क्वेश्चन देख लेते, तो आपका 66 का सेक्शन बी का कवर हो जाता पूरा ही पेपर बन जाता आपका, क्योंकि यही 3 क्वेश्चन बनाना था आपको, 3 बना लेते आपका सेक्शन कवर हो जाता। तो प्रीवियस ईयर का इतना इम्पोर्टेंस है कि अगर आप अच्छे से करके जाएंगे, और इसमें से मैंने शायद 2 क्वेश्चन करा भी, यही 3 क्वेश्चन में मतलब 2 क्वेश्चन इन्हीं में सेटअप करा। तो फिर ये आपका काफी काफी मतलब इजी हो जाएगा। तो अगर फिर ये तो प्रीवियस ईयर का इम्पोर्टेंस हो गया, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस हो गया। फिर अगर कुछ टॉपिक की बात कर लूँ तो स्टैटिक वाला जो टॉपिक है उसमें यही फॉरेन पॉलिसी का यही सेम क्वेश्चन जो बताया, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये 3 या 4 बार आ गया। अच्छा। फिर उसके बाद आपका नैम बहुत फेमस है, उसका रेलेवेंस, उसका सिग्निफिकेंस, उसका क्या है, वो सब आता है। फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो एक्सपेंशन है, ये काफी फेमस टॉपिक है इसका, कि यूएन सिक्योरिटी का काउंसिल का पूछते हैं कि एक्सपेंशन होना चाहिए, या फिर यूएन ओवरऑल यूएन पे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि यूएन का क्या रोल है, क्या रोल रहा है, या फिर क्या मतलब इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो एक ब्रॉड क्वेश्चन जो यूएन का होता है वो वाला है। और एक क्वेश्चन है जैसे यूएन सेक्रेटरी जनरल का क्या रोल है, फंक्शन है, ऐसे करके क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जैसे मैंने लेनिन का क्वेश्चन बताया, ये क्वेश्चन ऑल्दो बहुत इजी क्वेश्चन लगेगा कि यूएन सेक्रेटरी जनरल का क्या रोल है। तो इजी क्वेश्चन है ये काफी, मतलब आपको भी लग रहा होगा कि यूएन सेक्रेटरी जनरल, अरे ये तो पता है नहीं। पर ये इजी क्वेश्चन ऑप्शनल में थोड़ा टफ हो जाता है लिखना, क्योंकि उसमें आपको मटेरियल कम मिलता है, क्योंकि आपको हो सकता है कि आप सब स्टैंडर्ड उसमें लिख दें। अगर आप इजी क्वेश्चन चूज करेंगे तो हो सकता है आप उसमें सब स्टैंडर्ड लिख दें, क्योंकि टफ क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे तो आप डर के हो सकता है कि यार इसमें ये लिखना है, इसमें ये लिखना है, ऐसे कर। तो फिर ऑल्दो ये पूछा गया क्वेश्चन था यूएन सेक्रेटरी जनरल का, उसमें यूएन जनरल असेंबली का, ऐसे कर। तो फिर पर मैंने उसको प्रिपेयर नहीं करा था, क्योंकि ये नोट्स में भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है, बीपीएससी स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये। तो वो मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि फिर यहाँ पे ये कि आप किस क्वेश्चन में आपको पता भी है प्रीवियस ईयर में आने का चांस है, पर आप उसमें 6 पेज लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये इम्पोर्टेंट। फिर जैसे मॉर्गेनथाउ का 6 प्रिंसिपल है रियलिज्म का, तो ये यूपीएससी में स्पेसिफिक बहुत छोटा टॉपिक है ये, पर ये 6 पेज में आता है और 1-2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। पर ये देखा तो मतलब मुझे लगा कि ये टॉपिक प्रिपेयर कर सकता हूँ, फिर ये गूगल से ऐड कर लिया 6 पेजेस में।
कुछ टॉपिक होंगे जो बीपीएससी में ही आएंगे, जो यूपीएससी में नहीं होंगे, जी। उनको आप डिटेल में खुद से कर लें। मतलब हाँ। अगर आपको लग रहा है कि आप उस पर 6 पेज लिख सकते हैं, उसको आप ऐड कर लें। फिर ओके। करंट में मुझे जहां तक लगता है कि थोड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इस बार ब्रिक्स का क्वेश्चन आया था, जी। कि ब्रिक्स का एक थोड़ा ब्रॉड क्वेश्चन था, याद हम्म। नहीं आ रहा, तो फिर सबमिट पे कुछ था। और ऑर्गेनाइजेशन। यस ब्रिक सबमिट पे मैम। क्वेश्चन, जीएस हाँ, 1 में। जीएस 1 में भी था और ऑप्शन में भी था मैम। अच्छा, ऑप्शनल में भी था, ओके। यस। अच्छा। तो ब्रिक्स का क्वेश्चन था एक। जी। और फिर कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे क्वाड बहुत फेमस है, काफी चांस लग रहा था कि क्वाड आएगा पर नहीं आ पाया। तो जी। क्वाड हो गया, ब्रिक्स हो गया, फिर हम्म। आपका सार्क हो गया। और ये तीन तो बहुत फेमस है, इन्हीं में से रिपीट होता है। पर अच्छा। एक दो और ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए आप। बाइलेटरल रिलेशन का जहां तक बात करें, जी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कम है यहाँ पे, यूपीएससी में थोड़ा सा ज्यादा है। हम्म। पर यहाँ बाइलेटरल रिलेशन में ज्यादा इंडो चाइना ही पूछा है, और हम्म। उसके अलावा इंडो यूएस भी नहीं पूछा गया है, ना इंडो ओके। पाकिस्तान पूछा गया है। तो बाइलेटरल रिलेशन बहुत मेजर पोर्शन कवर करता है यूपीएससी में। पर हम्म। यहाँ थोड़ा इम्पोर्टेंस कम है उसका, ओके। बाइलेटरल रिलेशन का। वो जी। आप किसी और में कवर कर लें, किसी एक टॉपिक में ही उसको कवर कर लें, जैसे एससीओ हम्म। आ गया मान लीजिए, उसमें आप बाइलेटरल पूरा तो देखा, तो वो ठीक है ब्रॉड बनाने के लिए आपको। तो जी। ये तो ओवरऑल प्रीवियस ईयर का एनालिसिस हो गया, फिर मैंने बता दिया कि क्या क्या करना है क्या नहीं जी। करना है, कौन सा टॉपिक। फिर यहाँ ऑप्शनल का एक थोड़ा सा राइटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बता दूं, जी। कि ऑप्शनल में लिखना काफी आपको स्टैंडर्ड होता है, कि आप हम्म। जो लिख रहे हैं तो आपको लगना चाहिए कि कोई एक ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा, जिस हिसाब से कोई कहते हैं कि कोई पीएचडी कर रहा है, किसी तो कोई थेसिस लिख रहा है उस बारे में, तो उस तरह से जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखते हैं उस तरह से लिखना चाहिए। जी। इसीलिए मैं टॉपिक कम बता रहा हूँ प्रिपेयर करने के लिए, कि अगर हम्म। आप कम टॉपिक पे ज्यादा फोकस करेंगे तो आप काफी, मतलब वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, किसका क्या कोट है, कौन से थिंकर ने क्या बोला, वो आप हम्म। याद कर पाएंगे। ओके। आप कम प्रिपेयर करेंगे, कम टॉपिक, पर वो हम्म। काफी स्टैंडर्ड प्रिपेयर हो जाएगा। और जी। ये थोड़ा सा, ये जो थिंकर्स वाले हैं, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, जैसे पॉलिटी हो गया, जैसे हम्म। पबएड हो गया, इसमें जो थिंकर वाला सेक्शन है, इसमें आपको काफी, जैसे आपको कोई एक थॉट दिया है किसी थिंकर ने, तो जी। उसका काउंटर जिसने करा है वो भी कोई एक थिंकर ही होंगे, जिन्होंने हम्म। काउंटर करा है। हो सकता है एक कॉन्सेप्ट दे दिया उन्होंने अपना, जी। फिर हो सकता है किसी ने वापस से डिफेंड किया हो, उस क्रिटिसिज्म जो किया है उसको डिफेंड करा हो किसी थिंकर ने, तो हम्म। उसको भी आप वो थिंकर को ही कोट करके करना। और कितने सारे कॉन्सेप्ट हैं, कितने सारे थिंकर हैं, और जी। उसमें सब थिंकर्स हैं जिन्होंने बस कमेंट करा है, बहुत सारे नाम हैं। तो अगर हम्म। आपको नहीं याद होगा, उसमें आप खुद से अपने से नहीं लिख सकते हैं कि मेरे हिसाब हाँ। से पोस्ट बिहेवियरलिज्म एक इवोल्यूशन है बिहेवियरलिज्म के बारे में, और हम्म। क्यों इवॉल्व हुआ है। वो कोई जिस थिंकर का कॉन्सेप्ट है वो आप बताइए कि ये थिंकर लेके आए थे पोस्ट बिहेवियरलिज्म का हम्म। कॉन्सेप्ट, ऐसे करके। तो जी। वो राइटिंग स्किल वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी। फिर तो आप अगर इससे इवॉल्व करके जाएंगे, तो थिंकर के बाद ये थिंकर ने इस बुक में ये लिखा है, अगर आपको जी। लिखेंगे थोड़ा और इम्प्रेशन बनता है कि हम्म। ये कहाँ, मतलब स्पेसिफिक रेफरेंस दे रहा है कि इस बुक से ये लिया गया है। जी। तो वो थोड़ा सा आपको एज दे रहा है। अगर आप कम टॉपिक कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि अरिस्टोटल का एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आ सकता है, तो हम्म। उसी में जो प्लेटो प्लेटो ने दिया है, तो वो कहाँ से ड्रॉ किया है आइडिया, आप वो सब बताएंगे, थोड़ा सा जी। स्पेसिफिक डिटेल में जाएंगे, उसको अंडरलाइन कर देंगे या बॉक्स में ले लेंगे, तो हम्म। अच्छा इंप्रेशन बनेगा कि प्रिपेयर्ड है हो क्या है। और जी। मतलब लग पाएगा कि ये ऑप्शनल का है। जी। जिस टाइम कुछ आप कह रही थी, सॉरी। जी। तो ये जैसे आपने आंसर राइटिंग बताई, और अभी तक आपने बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी बताई, और अपनी आंसर स्किल्स के बारे में बताया आपने कैसे इसके लिए किया। तो आपने क्या कोई मॉक टेस्ट सीरीज या ज्वाइन किया था ऑप्शनल के लिए? कैसे इसके लिए आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की? मैम बताया मैंने कि मैं तो खुद से ही स्टार्ट करा, बहुत टाइम लग गया, खुद जी। से बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करा मैंने, कोई जी। कोचिंग में नहीं लिया था, नोट से ही सारा हम्म। करा। जी। और जब प्रिपरेशन मेरा खुद से था, तो टाइम नहीं मिल पाया ज़्यादा रेफर करने के अच्छा। लिए। जी। अगर अगर समय मिलता मुझे, तो मैं हम्म। डेफिनेटली कोई मॉक लगाता। पर हम्म। ऐसा नहीं कहूँगा कि मॉक का इम्पोर्टेंस नहीं है। जी। मैं बस ये कहूँगा कि समय के अभाव में तैयारी किया था मैंने, हाँ। क्योंकि यूपीएससी का कर रहा था और थोड़ा सा निकल गया, मतलब अचानक से डेट आ गया, तो जी। फिर करना पड़ा इसका प्रिपरेशन, क्योंकि हम्म। प्रिडिक्टेबल नहीं था कि अभी जुलाई में पेपर होगा। जी। पर अगर समय मिलता तो मैं डेफिनेटली मॉक लिखता, और डेफिनेटली रिकमेंड किया जाता है मॉक। अच्छा। और जी। अगर आप मॉक नहीं भी लिख रहे हैं, तो हम्म। कोई अगर आपके ऑप्शनल का स्टूडेंट है, उसको आप डेफिनेटली अपना कॉपी चेक करा ही लें एक बार। जी। क्योंकि 170 मार्क्स आया है ऑप्शनल का, और जी। मैं इससे खुश नहीं हूँ।
और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि ये जो मतलब मार्केट में है कि मैक्सिमम 170 मिल रहा है इस ऑप्शन में, क्योंकि जी बहुत सारा गलतियां किया मैंने और जी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट का स्कोप अभी भी है उस जी मेरे मतलब जो मैंने आंसर लिखा है उसमें। जी तो 185 190 तक इस ऑप्शन में मैं सिक्योर कर सकता था, अगर मैं आगे लिखूं या हम्म फिर दोबारा मुझे मौका मिले या फिर उस टाइम पे थोड़ा और मौका मिलता मुझे पढ़ने का। जी तो ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन 170 पे सैचुरेट हो जा रहा जी मैं हालांकि टॉप यहाँ पे आ गया, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं है मेरे भी ऑप्शन। जी। तो आप फिर कैसे कंक्लूड करना चाहेंगे अपनी ये पूरी जर्नी इस ऑप्शनल के साथ? एक या दो लाइन में कुछ क्रक्स जो नए एस्पिरेंट्स इस ऑप्शनल को लेना चाहें उनके लिए दो तीन लाइन में कुछ कंक्लूड कर दीजिए। मैम एक टॉपिक छूट गया कि थोड़ा सा करंट का भी सेक्शन रहता है इसमें आईआर का, तो वो अच्छा। कैसे जी प्रिपेयर करें, बच्चे इसमें बिल्कुल। काफी कंफ्यूज रहते हैं। जी। तो स्टार्टिंग के लिए तो कुछ मतलब न्यूज़पेपर में कुछ राइटर्स जो हैं वो लिखते हैं हम्म। अपना एडिटोरियल, जी। तो वो आप पहले रेफर करिए। और ओके। वो अगर अब आप बोल देंगे कि मेरा तो मिस हो गया है पहले का, मैंने तो पेपर नहीं देखा, तो आप हम्म डायरेक्टली गूगल कर दीजिए, जो मैं राइटर्स का नाम बताऊँ हम्म वो गूगल करके उनका एडिटोरियल स्पेस एडिटोरियल करके गूगल करिए, सारा एडिटोरियल्स आ जाएगा, पढ़ लीजिए जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसमें। हम्म। जो जो टॉपिक मैंने बताया कि इंडो चाइना है या फॉरेन पॉलिसी का कुछ आ गया, तो जी अगर उस पर कुछ आर्टिकल है तो आप लोग आप प्रिपेयर कर लीजिए। जी तो पहले तो पेपर वन सेक्शन बी है जो पॉलिटी इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है, तो जी उसमें ज्यादा थिंकर नहीं, दो तीन थिंकर ही रेफर करता हूँ मैं। जी प्रताप भानु मेहता सर हैं जिनकी जी बुक भी है, तो जी वो काफी अच्छा आर्टिकल्स होता है उनका। जी उसके साथ ये उपेंद्र बख्शी सर हैं, जी उनका आर्टिकल, और क्रिस्टोफर जैफर लॉट, थोड़ा सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पॉलिटी में जो है, वो जी तीन जो है वो पॉलिटी के लिए मैं रेफर करता हूँ। जो जी। अगर मैं नोट्स बनाऊं तो उनका जरूर मैं नोट्स में ऐड कर लेता हूँ अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे। अच्छा। तो ये तीनों एडिटोरियल, फिर जी इनका इन राइटर्स का, और फिर जो इंटरनेशनल रिलेशन का है, तो उसमें सी राजा मोहन सर बहुत मतलब अच्छा कमेंट्री लगता है उनका किसी भी जी टॉपिक के बारे में। जी और हर्ष पंत हैं, हर्ष जी वी पंत। जी तो जी डिफरेंस ये है कि जो सी राजा मोहन सर हैं वो इंडियन जी एक्सप्रेस में लिखते हैं, और जो हर्ष पंत सर हैं वो हिंदू में लिखते हैं। तो जी आप ऑप्शनल के स्टूडेंट, तो आप कोई भी न्यूज़पेपर रेफर कर रहे हैं, अगर जो दूसरा आपका छूट रहा है ऑल्टरनेट, उसको आप जरूर देखते चलिए। अगर आपका मिस भी हो रहा है, मान लीजिए महीने का मिस हो गया, तो आप डायरेक्टली गूगल से चेक कर लीजिए कि कोई आया है या नहीं आया। जी। फिर उसके बाद कोई कोई जो एम्बेसडर्स रहे हैं हमारे पुराने, जैसे हम्म। एस जयशंकर सर हैं या श्याम शरण, जो फॉरेन एम्बेसडर्स हैं, श्याम जी शरण या विजय गोखले सर, जी। ये लोग कभी आता है एडिटोरियल तो हम्म काफी पॉपुलर रहता है, काफी बढ़िया रहता है इनका इनका हम्म। जो व्यू रहता है, जी वो रेफर कर सकते हैं। या फिर कुछ बाकी जो बच गए, जैसे अमिताभ मट्टो हो गए, एम के नारायणन हो गए, जी। या फिर कंवल सिब्बल हो गए, हम्म। तो ये सारे एडिटोरियल्स आप डेफिनेटली देखिए, वहां से आपको थोड़ा सा राइटिंग स्किल भी पता चलेगा, करंट में अगर कुछ आ गया तो जी कैसे लिख रहे हैं वो लोग, कैसे फ्लो है लैंग्वेज का, वो सब थोड़ा पता लगे। जी इसके साथ आप एड ऑन करना चाहिए, क्योंकि रेगुलरली फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसका नोट्स अपडेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जी। अगर आप इसका इसका कोई मैगजीन अगर मैं बताना चाहूँ, तो या तो हम्म। कुछ लोग विजन का मैगजीन फॉलो करते हैं, पर जी अगर ऑप्शन का है तो आप वनली आईएएस का मंथली मैगजीन टेलीग्राम ग्रुप पे वो डालते हैं, वनली आईएएस PSIR करके टेलीग्राम ग्रुप है, ओके। वहाँ पे मंथली मैगजीन आता है उनका। तो वो हम्म 20-30 पेज का ही मैगजीन रहता है, उसको रेफर कर लीजिए, छह हम्म। सात टॉपिक रहता है, और जी उसका सारा क्रक्स, क्योंकि न्यूज में 6-7 टॉपिक रहता है, उसपे कई सारा एडिटोरियल आ जाता है, उसी जी पे क्रक्स निकाल के वो आ जाता जी है। तो ओवरऑल यही है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का जी। जो मैं बताया। अच्छा। तो अब क्रक्स जो बताना चाहूंगा, तो जनरल जी ऑप्शनल का अगर मैं बताना चाहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ऑप्शनल जनरल का क्या है। तो जी पहला चीज़ है कि आप सिलेक्शन में, जो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट आउट किया, कि जी सिलेक्शन सिर्फ आप एक फैक्टर पे मत करिए। जी। आप मार्क्स क्या मिल रहा है ये मत देखिए, आप हम्म। इंटरेस्ट भी देखिए अपनी। दूसरी जी बात जो बताना चाहूँगा, थोड़ा राइटिंग स्किल आप इम्प्रूव करिए ऑप्शन में अपना। जी जीएस में राइटिंग स्किल चाहिए, लेकिन जी। ऑप्शन में उसका इवॉल्व राइटिंग स्किल आपको चाहिए। ठीक है, तो जी वहाँ पे आप खुद से ज़्यादा नहीं कर सकते, और उसके लिए आपको मस्ट रिकमेंडेड है, कोई भी ऑप्शनल के हो आप, जी एक आप स्टैंडर्ड बुक जरूर पढ़ें, उससे जी आपको जरूर पता लगेगा कि कैसे लिखा जाता है जी ऑप्शन। या अगर आपका कोई करंट का टॉपिक नहीं, जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन के स्टूडेंट है, तो इनको एडिटोरियल से थोड़ा रेफरेंस मिल जाएगा, अगर जो शार्प माइंडेड हो उनको पकड़ लेंगे वो लैंग्वेज। पर जी बच्चों को रेफर करना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड बुक तो पढ़ें नोट से हट करके।
जी फिर तीसरा है कि हिंदी मीडियम के बच्चे जो बच गए कि सर हिंदी मीडियम का क्या सोच रहेगा। जी तो सोर्स तो मैं नहीं बता पाऊंगा अच्छे से, कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होगा वही बता पाएगा। जी पर क्रक्स अगर आप समझ गए कि टॉपिक कैसे फिल्टर करना है, जी तो आप उसका नोट्स गूगल करके भी बना सकते हैं। जी। कि जैसे मॉर्गेनथाउ का कॉन्सेप्ट है रियलिज्म, हम्म। वो आप गूगल करके भी बना सकते जी हैं। अगर कोई भी कोचिंग का मटेरियल रेफर कर लीजिए, या अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो उसी पे स्टिक करिए। जी थोड़ा सा अगर आप उसको अपडेट करना चाहें तो। जी। फिर फोर्थ जो पॉइंट है कि अगर आपका ऑप्शनल बूम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये रियलिटी है, यहाँ पे स्केलिंग नहीं है, कुछ ऑप्शनल में मार्क्स नहीं मिल पा रहा है, एवरेज मार्क्स कम है और ज़्यादा डिफरेंस है। जी किसी ऑप्शन का एवरेज 200 है, किसी का 160 है, तो ये जी ऑप्शन मतलब गैप बहुत ज़्यादा है। जी। तो लास्ट जो कंक्लूडिंग लाइन में बोलना चाहूँगा कि हम्म अगर आपको पसंद है एक ऐसा ऑप्शन जो बीपीएससी में नहीं अच्छा दे पा रहा है, जैसे मेरा ही ऑप्शन है, हम्म तो ये कंक्लूजन मेरा बाद में आया जो मार्क्स देखा मैंने। क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि फिर वो रैंकर नहीं हो सकता है। हम्म। ऑल्दो 13 रैंक मतलब नहीं कह सकता हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा है, इससे भी इम्प्रूव किया जा सकता है, बच्चे टॉप 10 में आना चाहिए। पर इस ऑप्शनल के साथ मुझे खुद नहीं बिलीव था कि यहाँ तक आ पाऊंगा मैं 13th रैंक तक। और जी 13th रैंक तक नहीं आ पाऊंगा मैं, ये मुझे शक था कि ऐसा नहीं कि मेरा जीएस में कमी है, मेरा सिर्फ ऑप्शन में मुझे डर लग रहा था कि ये, क्योंकि ये यस जी। तो सॉरी कट हो गया था बीच में। हाँ। तो मैं बता रहा था कि यहाँ तक आप ऑप्शनल से पहुंच सकते हैं डेफिनेटली। और ये कंक्लूजन जो है वो रिजल्ट आने के बाद मैंने ड्रॉ करा है हम्म कि ऑल्दो आज के जैसे सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स ऑप्शन के बच्चे टॉप 10 में हैं, एंथ्रोपोलॉजी के बच्चे मतलब एक मैम है 11th रैंक पे, जी। तो आर्ट्स के बच्चे इतने ही देखे, ज्योग्राफी थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन माना जाता है। तो हम्म। अगर मैं बाकी ऑप्शन सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की बात करूँ मैं, जी तो अगर मैं जनरल कंक्लूजन कि इन ऑप्शन के साथ आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, जी तो मैंने ड्रॉ करा कि आपको बाकी तीनों सेक्शन जो बच जाते हैं, GS1 GS2 और इंटरव्यू, इन जी। तीनों में अगर आप एज लेंगे तीनों में, हम्म। तो आप डेफिनेटली रैंकर हो सकते हैं इस ऑप्शन के साथ। और आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो कम से कम 2 में आपको अबव एवरेज परफॉर्म करना पड़ेगा, तो वहीं जी से कॉम्पनसेशन हो। तो बाकी बच्चे लीड ले रहे हैं, इधर आप GS1 में कवर करें, GS2 में कवर करें, या इंटरव्यू में भी आप 10 नंबर का भी गैप ले रहे हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि 80 अच्छा मार्क्स है इंटरव्यू में, पर अगर आप वहाँ पे भी 90 लेके आ रहे हैं तो 10 मार्क बहुत होता है, वहाँ पे आप 100 जी बच्चों को पीछे छोड़ देंगे। जी। तो आप तीनों सेक्शन पे अगर अपना वर्क करें, अगर आप अपने अपना ऑप्शन ले लिया है, आप बेस्ट दे रहे हैं, 170 ही आ रहा है, पर हम्म। आप बेस्ट बाकी सेक्शन में भी देंगे, वहाँ थोड़ा थोड़ा एज लेंगे 10-10 20-20 मार्क्स का, तो वो कॉम्पनसेट हो जाएगा। और जी। आप डेफिनेटली ये नॉन बूमिंग ऑप्शन के साथ भी टॉप कर सकते हैं। अगर हम्म। मतलब कोई और हो सकता है आगे आए जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन के साथ टॉप 5 में भी आ जाए, और ये डेफिनेटली पॉसिबल है क्योंकि जी। ऑप्शन मैंने उतना अच्छा नहीं करा था, अभी हम्म 170 आए। तो हम्म। यही मैं कहना चाहूंगा बच्चों, क्योंकि ज्यादा ना डरें कि ऑप्शन से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप हम्म। बाकी चीजों में एज लें। और उसको, क्योंकि सिर्फ ऑप्शन पे मेरिट नहीं बन रहा है आपका, चार चीजों मिला के मेरिट बन रहा है। तो आप जी चारों चीज को अपना अच्छे से करें। आपने अपना ऑप्शन बेस्ट दे दिया, 170 जा रहा है, तो बाकी अपना इम्प्रूव करिए। आप अपना बाकी इम्प्रूव करके उसको रैंक अपना ऊपर ले जाइए। जी तो बस यही मैं लास्ट कंक्लूजन बताएं। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। और ये हमारे पीसेस प्रबोध ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, तो अगर आपकी कोई क्वेरीज है इस ऑप्शनल के लिए या कुछ भी आंसर राइटिंग स्किल के बारे में इनसे कोई कुछ प्रश्न पूछने हैं तो यू कैन जस्ट पोस्ट इट देयर, तो ही इज देयर विद अस टू हेल्प यू। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी अपना समय हमें देने के लिए।